अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 54। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। सदाकत शाह ने ऐसा खेल खेला था कि सोमरू जवान बेटों और ख़ानदान के सामने कूफे शादी की वजाहत दे सकता था, न अपने खिलाफ किसी तफ्तीश का आगाज़ करवाने की हिमाकत कर सकता था। चुनांचे इसने घुटने टेक दिए। जंग सिर्फ हाथ पैरों से लड़ी जाए, ये जरूरी नहीं होता पोते। दिमाग से काम लेने वालों के पास कामयाबी के ज्यादा इम्कानात होते हैं। जब वो सजल के बेटे को इस तक पहुंचाने के लिए रवाना हो रहा था तो सदाकत शाह ने इससे कहा। वो चेहरे पर एक खिसियानी से मुस्कुराहट सजाए तस्लीम करने पर मजबूर हो गया कि बाप बहरहाल बाप ही होता है। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर दौड़ी जा रही थी और वो दिल में एक हल्की सी मुसर्रत भरी बेयकीनी लिए इन शनासा रास्तों को देख रहा था जिन पर कभी वो आज़ादाना सफर किया करता था। कराची जाए पैदाइश जो रहायशी शहर होने की वजह से अजीज था, तो लाहौर से ननारी निस्बत के बायस यहाँ बहुत आना जाना रहा था, इसलिए लाहौर भी इसे कराची ही की तरह बहुत अपना अपना सा लगता था। जो मंजिल करीब आती जा रही थी, इसकी मुसर्रत और बेचैनी में भी इजाफा होता जा रहा था। इतने दिनों बाद वो अपनों के दरमियान होगा, इन्हें देख सकेगा, छू सकेगा और उनसे बातें कर सकेगा। ये एहसास ही बड़ा अजीब था। इसने तो अपने तौर पर तस्लीम कर लिया था कि अब शायद जीते जी अपनों से मिलना नसीब नहीं होगा और वो दूसरों के हाथों में ही कटोरी की तरह नाचता एक दिन इसी तरह मौत से हमकिनार हो जाएगा कि इसके किसी अपने को इसके मरने की खबर भी ना होगी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अचानक इसी खुशखबरी सुनाई गई कि चंद घंटों के लिए वो अपने घर वालों से मिलने के लिए जा सकता है और अब वो सचमुच वहां जा रहा था। ठीक 4 बजे गाड़ी आपको लेने आ जाएगी। फूफो के जाने पहचाने घर के बाहर गाड़ी रुकी तो उतरने से कबल इसे इत्तला दी गई। वो कोई भी रद्दमल दिए बगैर तेजी से आगे बढ़ गया और आलिम इस तरह में यूं घंटी का बटन दबाया कि उंगली उठाना भूल गया। कौन बदतमीज है, क्या कुत्ते पीछे लग गए हैं जो सबर नहीं हो रहा। अंदर से गुस्से में बुलंद आवाज बोलने वाली ये हस्ती सोबिया थी। इसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसने अपनी उंगली बटन से नहीं हटाई। बद तहजीबी की भी कोई हद। इसने जोर से बोलते हुए अचानक दरवाजा खोला और गूंग रह गई। अंदर आने का रास्ता तो दो। इसने सोबिया का बाजू पकड़कर इसे अंदर की तरफ धकेला और खुद भी खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। माज भाई। अंदर दाखिल होती अलीना की बुलंद चीख सुनाई दी। अगले लम्हे किसी भगोले की तरफ उठती इस तक आ पहुंची। इसके बाजू में समाते ही बेहोश हो गई। अलीना, अलीना गुड़िया। वो घबरा कर इसे संभालने लगा तो इसे एहसास हुआ कि वहां और भी लोग मौजूद हैं। इसके घंटी बजाने का अंदाज ही ऐसा था कि हर शख्स मुतवज्जो हो गया था और सूरत हाल जानने के लिए वहां पहुंच गया था और अब हर एक के मुंह में कुछ न कुछ निकल रहा था। वो इसके गिर्द घेरा बनाए इसे छू छू कर देख रहे थे, कहीं वो ख्वाब तो नहीं है। इसने अपनी बाहों में बेहोश अलीना को न थाम रखा होता तो शायद सबके सब वहीं इससे लिपट जाते। वो इनके जुलों में बेहोश अलीना को उठाए अंदर लाउंज में दाखिल हुआ और इसे काउच पर लिटाकर धीरे धीरे इसके रुखसार थपथपाने लगा। मैं देखती हूँ। अब तक गुंग सी कैफियत में मौजूद सोबिया ने इसे रोका और अलीना को होश में लाने की तदबीर करने लगी। अब्बू। वो मुड़कर खावर साहिब के गले लगा और बच्चों की तरह रो दिया। ये शायद जिंदगी में पहली बार था कि वो इनसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत को पूरी तरह महसूस कर रहा था। इससे पहले तो इसके मिजाज की वजह से अक्सर व बेशतर दोनों के दरमियान सरजंग सी रहा करती थी और वो खुद को इनकी निस्बत अम्मी से ज्यादा करीब महसूस करता था। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि अब्बू के वजूद में अम्मी की खुशबू भी समा गई है। वो भी अपना सारा रोबदाब भुलाए इसे गले से लगाए रो रहे थे। वो इतने अरसे कहाँ रहा, कैसे रहा और क्यों कर वापस आया, इन सारे सवालों का तो अभी कोई जिक्र ही नहीं था। वो जुदाई के गमों को रो रहे थे, मिलने की खुशी को आंसू में बहा रहे थे। घर की सबसे मजबूत अकाई सईदा बेगम के पीछे जाने का क्रिया कर रहे थे और वो लम्हे गोया दोबारा जिंदा हो गए थे जब सईदा बेगम का जनाजा इस घर में रखा था। हालात की सख्ती से मुरझा जाने वाला साद, गमों की धूप से झुलस जाने वाली अलीना, अपने बुजुर्ग होने का भरम कायम रखने में निढाल खावर साहिब सबसे इस तरह लिपट कर रो रहे थे। वो सबके सब मिलकर इतने दिनों की जमा आंसू बहा रहा था। फूफो सोबे दिगर अहले खाना मिलकर इसे संभाल न लेते तो जाने वो कैसे इस जज्बाती कैफियत से निकल पाते। जज्बात में ठहराव आया तो सवाल जवाब का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मेरे पास आप लोगों को किसी सवाल का जवाब मौजूद नहीं। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं जिस आजमाइश में मुब्तला हूँ इससे किसी तरह निकल आऊँ। इसने हर सवाल के जवाब में बस ये 2 जुमले कहे और खामोश हो गया। अब आप हमारे साथ ही रहेंगे ना भाई। इसके जवाब ने सभी को अजीब सी तशवीश में मुब्तला कर दिया और अलीना ने इसका बाजू दबोच कर बेयकीनी से पूछा, मुझे वापस जाना होगा गुड़िया। वो बदिक्कत जवाब दे सका, नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वो मजीद शिद्दत से इसके साथ लिपट गई। तान ने भी बेख्तियार इसका दूसरा हाथ थाम लिया, जबकि खावर साहिब बस वीरान नजरों से देखते रहे। मैं नहीं रुक सकता। मैं बस आप सब लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए आया था कि मैं जिंदा हूँ।
और बाखैरियत हूँ। आप लोग मेरी तरफ से इत्मीनान रखें और ज़िंदगी के मामूलात में पहले की तरह सरगर्मी से शामिल हो जाएं। नसीब में हुआ तो किसी न किसी मोड़ पर मैं आप लोगों से आ मिलूंगा। इसे इन सब की खातिर बहुत बर्दाश्त से काम लेना पड़ रहा था। अम्मी चली गई और आप जीते जी हमें छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। अलीना जज्बाती होकर चीखी। बुरी बात गुड़िया, इस तरह नहीं सोचते। ऐसी बात कहते हो तुम्हें अब वो साथ के बारे में सोचना चाहिए। ये दोनों तुमसे मोहब्बत नहीं करते और इन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। माज ने इसे समझाया। लेकिन मुझे आप भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए भाई। वो एक बार फिर रोने लगी। इसके लिए तुम अल्लाह से दुआ करो। दुआओं में बड़ी ताकत होती है। इसने आहिस्ता से कहा और जानबूझ के इस पर से तवज्जो हटाकर साथ की तरफ तवज्जो हो गया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है हीरो? अब तो तुम मोटू से पतलू बन गए हो। बस भाई, तबीयत की खराबी की वजह से सेमेस्टर ड्रॉप करना पड़ा। अब दोबारा ज्वाइन करने वाला हूँ। साद ने मुख्तसर जवाब देते हुए लम्हा याद आ गया जब इसने साद को ऑपरेशन टेबल पर खुले पेट के साथ पड़ा देखा था। उसे धमकी दी जा रही थी कि साद का एक एक उस निकाल कर फोक कर दिया जाएगा। एक सेमेस्टर का गम न करो यार, जान है तो जहान है। वो साद से ये नहीं कह सकता था तुम पर जो कुछ पीता मेरी वजह से, तो मैं बेबस हुआ तुम्हारी खातिर। इसने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ निशाने पर थपकी देकर कहा। जिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माज। आदमी जिंदा सलामत हो, उस जिंदगी के ख्वाब और उम्मीदें सब बाकी रहती हैं। तुम लोग पहले तो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हें अपने भाई की सूरत देखना नसीब की। फिर दुआ मांगो कि जैसे इस रब ने खुशी दिखाई वैसे हमेशा के लिए भाई वापसी का सुख भी नसीब करे। हमेशा की तरह बुर्दबार और मामला फहम फूफू ने ये जुमले अदा करके इससे बड़ा सहारा दिया और मुतफक्कर सी नजरों से इन्हें देखने लगा। अपनी औलाद से कम प्यारी नहीं हो तुम मुझे। पल पल तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगती रही हो। इसे अपनी तरफ यूं देखता पाकर फूफू नम से लहजे में बोली तो इसकी आंखें एक बार फिर भीग गई। बेइख्तियारी अपना जगह से उठकर इनके कदमों में जा बैठा और अपना सर इनकी गोद में रख दिया। फूफू इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। इसे बिल्कुल ऐसा लगा कि इसका सर अम्मी की गोद में रखा हो और अम्मी इसके बालों को सहला रही हैं। अरे भाई सोबिया, मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी डिश तो तैयार करो। इतने दिनों बाद घर आया है, इसकी तो बाकायदा दावत होना चाहिए। माहौल का बोझलपन दूर करने के लिए फूफू ने जानबूझकर हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार किया। खाने की फिक्र नहीं करें, मसरूफ की पसंद का खाना तैयार हो जाएगा, लेकिन इससे पहले जरा आप लोग मुंह हाथ धोकर फ्रेश जूस ले लें ताकि आप जो रो रो कर अपनी जानें हल्कान कर ली हैं इसमें जरा सी बेहतरी आए। वो फूफू की बात के जवाब में बोली तो माज ने बेसाख्ता ही सर उठाकर इसकी तरफ देखा। घनी पलकें हल्की हल्की नम हो रही थी, लेकिन कमाल जब्त का मुजाहरा करते इसने आंसुओं पर बंद बांध रखा था। जब्त की इस कोशिश में इसकी गुलाबी रंगत सुर्ख पड़ गई थी और राजहंसी गर्दन में जरा सा तनाव आ गया था। वो हमेशा की तरह बावकार और हसीन थी और इस हुस्न की लिपटी लिपटी महसूस की जाने वाली उदासी ने हुस्न को गहराने के बजाय ज्यादा पुरकशिश बना दिया था। मैं जूस लेकर आती हूँ। माज को मुसलसल अपने तरफ देखता पाकर झीपी और मंजर से हट गई। माज भी अलीना की तुम तवज्जो हो गया जिससे कुछ पूछ रही थी। अपनों के दरमियान गुजारने के लिए मिलने वाले चंद घंटे कैसे मिनटों की तरह गुजरते चले गए इसे अंदाजा भी नहीं हुआ। और जो वापसी का वक्त करीब आता गया खुद इसके दिल की कैफियत अजीब होती चली गई। अपनों के दरमियान आकर एक बार फिर इन्हें छोड़कर चले जाना आसान काम नहीं था। मेरी बात सुनो माज। वो लोग दोपहर के खाने से फारिग होकर ग्रीन टी से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि फीजाद भाई फराज ने इसे कमरे में बुलवाया। जी फराज भाई। वो फोन के पीछे कमरे में जा पहुंचा। मेरे क्लोज फ्रेंड के बड़े भाई कर्नल है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे मसले के हल के लिए इनसे मदद दरख्वास्त करते हैं। इसे बैठने का इशारा करते उन्होंने बिला तमहीद गुफ्तगू का आगाज किया। मेरे पास वक्त नहीं है फराज भाई। अभी 4 बजे गाड़ी मुझे लेने आ जाएगी। इतनी देर में तो शायद आपका कर्नल साहब से रब्ता न हो सके। इसने उदासी से जवाब दिया। कोशिश तो की जा सकती है। उन्होंने उम्मीद दिलाई। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे डर है कि इस कोशिश में आप में से किसी को नुकसान पहुंच सकता है। इसने रफ़ी में सर हिलाया। तो पहले हम अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लेते हैं। मेरे पास एक ऐसी जगह है जब सब पूरी तौर पर शिफ्ट हो सकते हैं। उन्होंने तजवीज़ दी। कर्नल साहब के बारे में आपको यकीन है कि हमारी मदद करेंगे। इसके दिल में भी इस सारे चक्कर से निकलने की ख्वाहिश से हल्की सी आस में पूछा। वो एक इंसान दोस्तों मुहब्बत वतन आदमी है। मेरा अंदाज़ा है कि तुम जिन लोगों के चंगुल में फंस गए हो तुम्हारे वतन के खैर खा तो हो नहीं सकते। इसलिए कर्नल साहब लाजमन हमारी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। फराज ने से उम्मीद दिलाई। वो बहुत ताकतवर लोग हैं फराज भाई। उनके खिलाफ जाने के लिए मुझे आप लोगों की सलामती की यकीन दहानी दरकार है। अपनी जगह तजब्जुब का शिकार था। मैंने कहा ना कि मेरे पास एक महफूज ठिकाना है। मैं फौरी तौर पर पूरी फैमिली से शिफ्ट हो सकते हैं। फराज ने से एक बार फिर यकीन दहानी करवाई तो मोहब्बत से इसका हाथ थामते बोला। तुम मेरे छोटे भाई हो माज। मुझे अंदाज़ा है तुम्हें मुश्किल से निकालने की कोशिश में हमें तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, लेकिन तुम परेशानी में हो। ये भी तो एक तकलीफ से बात ही है। अपने एक फैमिली मेम्बर को बचाने के लिए हम थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके लहजे में बेतहाशा खलूस था। थैंक यू सो मच फराज भाई। अपने फूफीजाद की इतनी मोहब्बत पर मुआज जज्बाती सा हो गया।
فراز جواب میں کچھ کہنا اس سے قبل میز پر دھرا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کر اسکرین پر نظر ڈالی، کسی اجنبی نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے جو مطالبہ کیا گیا اسے سن کر چہرے پر حیرت دوڑ گئی۔ آپ کون اور کیوں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ بے ساختہ پھسلنے والے اس سوال کا نہ سرد موری سے جواب دیا گیا۔ فراز نے بے چینی محسوس کی اور موبائل سیٹ ماسک سے بڑھاتے بولا، پتہ نہیں کون ہے، بہت روڈلی بات کر رہا ہے، اس سے تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ فراز کی باتوں میں کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے موبائل کان سے لگا کر فوراً ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے جو کہا گیا اسے سن کر اس کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ اسے یوں لگا کہ موبائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر جائے گا۔ دھمکیاں مت دو، یا کچھ بھی تم لوگوں کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس نے ہاتھوں سے پھسلتے موبائل کو مضبوطی سے تھما اور دوسری طرف موجود شخص کو قدرے جارحانہ لہجے میں یقین دہانی کروائی۔ اس کی یقین دہانی کے بعد دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ کیا بات ہے معاذ بھائی، کون تھا فون پر؟ فراز نے اس کی پیشانی پر پھیلے شکنوں کے جال کو دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ یہ گھر بگڑ ہے فراز بھائی، اور یہاں ہونے والی ہر گفتگو کہیں اور سنی جا رہی ہے۔ فون کرنے والے نے مجھے دھمکی دی ہے کہ میں نے آپ کی تجویز پر عمل کرنے کی کوشش کی تو پورا گھر دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ اس نے سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ فراز کو صورتحال سے آگاہ کیا تو فراز کی آنکھیں پھیل گئی۔ آخر کون لوگ ہیں جو اس قدر بارسوخ ہیں؟ گھر بگڑ ہونے کی اطلاع اور ماں سے رابطے کے لیے اپنے موبائل کے انتخاب پر فراز کو شدید حیرت ہوئی۔ کون ہے یہ تو؟ ابھی تک میں بھی نہیں جان سکا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک اور بارسوخ لوگ ہیں اور میں ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنے پر مجبور ہوں۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے میرے بھائی۔ فراز نے اس کی بے بسی کو محسوس کر بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ معاذ کی آنکھیں نم ہونے لگی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پا لیا اور ہموار لہجے میں بولا، مجھے جانا ہوگا فراز بھائی۔ موجودہ صورتحال میں آپ میرے صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ابو علینا اور سعد کا خیال رکھیں اور انہیں حوصلہ دیتے رہیں۔ مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ علینا اور سعد ایک نارمل زندگی گزاریں اور اپنا کیریئر بنائیں۔ وہ دونوں کامیاب انسان بن گئے تو ابو کو بہت سے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے معاذ، سعد اور علینا میری ذمہ داری ہیں، تمہیں ان کے سلسلے میں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بس تم اپنا خیال رکھنا اور پوری کوشش کرنا کہ کسی طرح اس جال سے نکل آؤ۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا حصار میرے گر رہا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ معاذ نے کہہ کر مسکرانے کی کوشش کی، پھر فوراً ہی دروازے پر ہونے والی آہٹ پر پلٹ کر دیکھا۔ دروازے پر ارینا کھڑی تھی، اس کا چہرہ سوتا ہوا تھا اور آنکھوں کی وہ چمک مان پڑنے لگی تھی جو اس کی آمد نے جگائی تھی۔ معاذ نے بے ساختہ ہی دیوار کی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 4 بجنے میں کچھ وقت ہی باقی رہ گیا تھا اور یہ تیز سے گزرتا وقت ہی تھا جس نے ارینا کی آنکھوں کی چمک بجھا دی تھی۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا گڑیا، ہماری زندگی کے اچھے دن چھین گئے ہیں تو یقین رکھو یہ برے دن بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ان برے دنوں کو بھی جانا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے حوصلوں کو بلند رکھا اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے تو کم از کم نقصان اٹھائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری بہادر بہن اس بات کو سمجھے گی اور اپنے ساتھ ابو اور سعد کا بھی خیال رکھے گی۔ وہ علینا کی کیفیت سمجھتا تھا، اس کے قریب کیا، اسے بازو کے حصار میں لے کر محبت سے سمجھانے لگا، کیا آپ ہمارے پاس رک نہیں سکتے بھائی؟ علینا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ رک سکتا تو تم مجھ سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کے آنسو آنکھوں سے ٹپکنے کے بجائے دل پر جا گرے اور سینے میں ایک آگ سی بھر دی تھی۔ اپنی اس کیفیت کو چھپا کر وہ علینا کو اپنے ساتھ لگایا، لاؤنج میں سب کے درمیان پہنچا اور باری باری سب سے ملنے لگا۔ وہ سبھی دل گرفتہ لیکن کوشش کر رہے تھے کہ اس کے سامنے اپنے غم کا اظہار نہ کریں۔ ٹھیک 4 بجے اطلاعی گھنٹی بجی تو اس کے پیروں کے چہروں کا رنگ پھک ہو گیا۔ قریب کھڑی ارینا نے بے ساختہ ہی اس کا بازو مضبوطی سے بھینچ دیا۔ چلتا ہوں، امید ہے کہ ہم پھر ملیں گے۔ اس نے سب کے چہروں پر ایک نظر دوڑائی اور اپنے بازو کو تھامے الینا کو ہاتھ سے تھپکا۔ فی امان اللہ۔ اس نازک وقت میں خاور صاحب نے بے پناہ ضبط کا مظاہرہ کیا اور الینا کے ہاتھ اس کے بازو سے نرمی سے چھکاتے ہوئے اسے گوشی کے سے انداز میں بولے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، لیکن وہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا فرض انجام دینے کے لیے پرعزم دکھائی دے رہے تھے۔ اس پر اس نے اپنے باپ کی محبت اور شفقت کو جس شدت سے محسوس کیا، اس کا احساس زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہو سکا تھا۔ اللہ حافظ۔ اس کے لبوں نے دھیرے سے یہ 2 الفاظ عطا کیے اور وہ ایک جھٹکے سے مڑتے بیرونی گیٹ کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔